जाता है, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्टली आज आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। तो उसको नोट करना होगा, बाकी जो समझाने का है वो समझाते रहेंगे। तो जो हमारा पर्यावरण है, इसके बारे में जो कार्य करने की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, तो आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर पहली बार तब सोचा गया कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए या पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। 1952 ईस्वी में, यानी कि 1952 ईस्वी, यानी कि हमारे गणतंत्र होने के 2 वर्ष बाद लंदन में जो है एक अजीब तरह का कोहरा सा, एक धुंध सा जो एनवायरमेंट में फैल गया। और वो धुंध इतना ज़्यादा था कि वो रात की तरह दिन भी बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। ऐसा लगता था जैसे 24 घंटे रात ही रात है। और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता था, रात और दिन दोनों बराबर हो गए थे। और ये जो कोहरा था, जो धुंध था, ये काफ़ी समय तक बना था। और इसको देखने के बाद जो विश्व के वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब सबके ऊपर इस तरह के संकट मंडराना शुरू करेंगे या सबको प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ से जो वैज्ञानिक हैं, उनका जो ध्यान है ये आया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो पहला सम्मेलन हुआ वो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। और ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और जिसमें इस क्षेत्र में बात की गई कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, जो पॉल्यूशन है इसे रोकना चाहिए, ग्रीन है जो हाउस गैसेज हैं इनको रोकना चाहिए। और इसी क्षेत्र में जो और भी बेहतर कार्य किया गया, जो ब्रॉड स्तर में वर्क किया गया, वो कब किया गया? 1992 में। कहाँ पर हुआ था ये? रियो डी जनेरियो। कहाँ है ये? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में है रियो डी जनेरियो। 1992 में यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ, ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, ब्रॉड स्तर का सम्मेलन था, जिसमें विश्व के ज़्यादातर जो देश थे वो शामिल हुए। और उसके बाद इस पर ब्रॉड चर्चाएं चली। वहाँ बहुत सारे जो है नियम कानून बनाए गए कि आप लोगों को इसको फॉलो करना है। इसके साथ ही आपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम भी सुना होगा। ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था, 2005 में लागू हुआ। 1987 में आपका मॉन्ट्रियल है, और किससे प्रोटोकॉल आपका 97। जो मॉन्ट्रियल है किससे संबंधित है? 1987 का। हाँ, जो आपका मॉन्ट्रियल है ये किससे संबंधित है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये कुछ सम्मेलन है जो पूछता है। एक तो 1972 का था, ये कहाँ था? स्टॉकहोम। और 1987 का ये क्या? मॉन्ट्रियल। 1992 रियो डी जनेरियो। और इसके बाद आपका 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ है? आपका क्योटो। क्योटो कहाँ है? क्योटो किस देश में? ये जापान का एक द्वीप है ना। जो जापान है ये कितने द्वीपों से मिलके बना है? 4। कौन कौन से हैं? 4 द्वीप हैं। ये आपको नाम याद करने की प्रॉब्लम हो रही है। सीक्वेंस पूछा है ये कि जो जापान का द्वीप है, जिसपे जापान बसा है, उसका जो सीक्वेंस है वो द्वीप आपका सीक्वेंस बताना है आपको एग्जाम में। तो आपको सिर्फ नाम ही नहीं, सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण को या दक्षिण से उत्तर को जब जाएंगे तो ये जो द्वीप है इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो वो याद करके रखिएगा। उसी में से एक द्वीप है आपका, जो आपका है क्योटो। वहाँ का क्या है? सिटी है ना, एक द्वीप पर एक सिटी स्थित है क्योटो। यहीं पर ये सम्मेलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पर्यावरण के क्षेत्र में पहला सम्मेलन था जो स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की क्या है ये? राजधानी है। और आपका जो दूसरा हुआ ये मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा का है। ये भी याद रखिएगा, कनाडा का है मॉन्ट्रियल। और किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कभी कभी ये एक तरह की ऑप्शंस दिए रहते हैं
संबंधित है, तो ये भी पता होना चाहिए। ब्राजील वाला रियो डी जेनेरो का यही तो पृथ्वी सम्मेलन था। हाँ, इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये बहुत ब्रॉड स्तर पे हुआ है, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका जो मॉन्ट्रियल है ये आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका ये 92 वाला है पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ये इसी का एक और भी ब्रॉड स्तर का है जो पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया सम्मेलन है। और इसके बाद ये जो आपका 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आप लोगों को इससे पहले क्लास में बताया भी होगा, अगर नहीं बताया है तो आगे इसको डिटेल में बताएंगे। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कार्बन को कम करने से संबंधित है और यहीं से एनेक्स देशों का एक कॉन्सेप्ट भी आया, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। एनेक्स 1 में वे देश शामिल होते हैं जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऐसे देश। एनेक्स 2 में वे देश आते हैं जो अभी ना पूरी तरह विकसित हुए, ना मतलब जो विकासशील से थोड़ा आगे है लेकिन अभी विकसित नहीं हुए हैं, या उनको अल्प विकसित कह सकते हैं, या बीच वाले। और 3 में आएंगे जो विकासशील है और 4 में आएंगे अल्प विकसित, ठीक है, या अल्प विकासशील या कहिए जो बहुत पीछे है अभी। तो ऐसे इनको बांटा गया है, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3, एनेक्स 4। तो एग्जाम में आता है कि एनेक्स 1 या जो 2 और 3 का जो स्टडी बनाया गया देशों का, ये किस सम्मेलन से संबंधित है, तो ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। और इसमें किया क्या गया था कि जो देश है जो एनेक्स 1 में शामिल है, ये अपने यहाँ कार्बन को कंट्रोल करेंगे, अपने यहाँ कार्बन को नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो अन्य देश हैं, जो विकासशील देश हैं या जो अल्प विकसित या कहिए कि जो बहुत पीछे हैं, ऐसे देशों को ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएंगे कि वो भी कम से कम उत्सर्जन करें कार्बन का। और इसी से जो है आया निकल करके कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का नाम सुने होंगे ना, कि कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। जो विकसित देश हैं अगर वो विकासशील या जो पिछड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर पैसा लगाते, इन्वेस्ट करते, उनको हरित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करके अपना काम चला ले, तो जितने कार्बन की वो बचत करेंगे दूसरे देश में, उतना कार्बन वो अपने यहाँ उत्सर्जित कर पाएंगे। बात तो समझ रहे हैं कि किसी से क्रेडिट लेना, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो जो विकसित देश है वो कार्बन उधार ले सकते हैं, किससे, जो विकासशील और बहुत पिछड़े देश हैं उनसे ये कार्बन उधार ले सकते हैं। कैसे, जो कार्बन जैसे हमारे यहाँ है बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी अगर नहीं है, जो स्वच्छ ऊर्जा का है या कहिए कि जैसे सौर ऊर्जा से, वायु से, जल से जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसमें महंगी प्रौद्योगिकी लगती है और हमें तेल निकालना और कोयले जलाना, लकड़ी जलाना आसान लगता है। तो अमेरिका, जापान या फ्रांस जैसे देश हमारे यहाँ आए और हमसे कहते हैं कि आप कोयला मत जलाइए, हम आपको ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहे हैं कि आप सोलर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं या वायु ऊर्जा आप उत्पादन कर सकते हैं या जल विद्युत आप उत्पादन कर लेंगे, इसका खर्चा हम देंगे और इसके बदले में जो बचत होगा कार्बन का जो आप निकालने वाले थे वो कार्बन का आप हमको दे दीजिए ताकि हम जो ये बैलेंस रहे, यानी कि जितना कार्बन ओवरऑल सब लोग निकाल सकते हैं उसमें ये क्रेडिट का चलता है कि क्रेडिट। और अगर जैसे कोई देश है अपने यहाँ कार्बन को बचा ले जाता है और उसको बेचना चाहे विश्व में, तो उसके लिए भी मार्केट है, वहाँ पर आप जा कर के बेच सकते हैं कि हमने अपने मानक जो आपने मानक बनाया है कार्बन उत्सर्जन का, उस मानक से इतना कम कार्बन उत्सर्जन किया है, यानी कि इतना हमने बचाया है। तो ये कार्बन अगर कोई विश्व का जो विकसित कंट्री है जिनके पास बहुत पैसे हैं वो खरीदना चाहते हो तो वो खरीद सकते हैं, इसे खरीदा बेचा भी जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो खरीदने बेचने का जो कॉन्सेप्ट आया है या जो ये उधार क्रेडिट लेने का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये सब किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योंकि ये कार्बन से संबंधित है और जितने कार्बन के लेन देन की बात हो रही है, एनेक्स देशों की बात हो रही है, ये सारे आपके क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 या 4 जो श्रेणी बनाई गई है देशों की, ये किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। या जो कार्बन क्रेडिट का अवधारणा आया है ये किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से आईएएस में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन अगर बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है तो वो मोस्टली गलत कर देते हैं कि है क्या ये कार्बन क्रेडिट। हाँ, बीसीएस में भी आ चुका है और आईएएस में तो कई बार आ चुका है। तो हम बात कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ से हुआ है कि जब 1952 में लोगों ने इतनी भयावह स्थिति देखी लंदन के शहर में, तो उसके बाद से विचार किया गया कि नहीं हमें पर्यावरण के बारे में सोचना होगा, अन्यथा ऐसी ही स्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा और वहाँ से कॉन्सेप्ट आया पर्यावरण के क्षेत्र में ध्यान देने का।
हमारे देश में पर्यावरण के बारे में सोचने का काम किसने किया है? तो इस बारे में सबसे जो शुरुआत में जो विचारधारा मानी जाती है वो गांधी जी की मानी जाती है कि जो गांधी जी थे उनकी सोच जो थी वो बहुत ही दूरगामी थी। वो हर चीज़ के बारे में सोचते थे और वो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचते थे। वो उसी समय जो है लोगों को आगाह करते थे कि जो बहुत ज़्यादा आप लोग उद्योग धंधे लगा रहे हैं या मतलब अच्छा नहीं होगा, आगे चल के आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और गांधी जी का ही स्टेटमेंट है कि जो प्रकृति है वो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, उनकी लालच का मतलब जो है उनकी लालच को पूरा नहीं कर सकता। ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लालच पूरा नहीं कर सकता। और जो इंसान है वो क्या हो गया है, अभी लालची प्रवृत्ति का हो गया। जितने कोयला खदान है सब उसे मिल जाए, जितना पेट्रोलियम है उसका उपभोग वो कर ले। और इसी दृष्टिकोण से जो विकसित कंट्रीज है वो क्या करते थे, जब शुरुआत में जो अरेबियन कंट्रीज के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था या उतने ज़्यादा अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जितने भी ज़्यादा चीज़ों का आविष्कार हुआ वो सारे कहाँ हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हुए हैं और अमेरिका में हुआ है। तो इन लोगों के पास प्रौद्योगिकी थी, पैसा था, लेकिन जो हम जैसे देश थे हमारे पास प्रौद्योगिकी क्या थी, नहीं थी उतनी। और ख़ास करके जो अरेबियन कंट्रीज़ थे जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ थे और वहाँ पर प्रौद्योगिकी और भी लेट में आई, या वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो जागरूकता है वो लेट में आया। तो शुरुआत में उन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वहाँ के पेट्रोलियम का, वहाँ की चीज़ों का बहुत ज़्यादा दोहन किया। तो ये उनकी ज़रूरत नहीं थी बल्कि लालच था। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम को निकालते थे वहाँ की खदानों से और उसे अपने देश में ले जाते थे बहुत सस्ती कीमत पर, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज़ थी उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी उस तेल को निकालने का। तो उन्हें मजबूरी में ऐसे देशों को आवंटित करना पड़ता था अपनी तेल कुओं को, जो कि वो निकाल नहीं सकते थे। तो जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज थे, इन्होंने बहुत कम कीमत या कहें जैसे फ्री का, बिल्कुल जैसे लोग पानी निकालते हैं ऐसे ही इन्होंने अरेबियन कंट्रीज के जो कुएं थे उससे तेल निकालना शुरू किया था। और इतना सस्ता तेल पूरे मार्केट में विश्व के इन्होंने उपलब्ध करा दिया था जिससे अरेबियन कंट्रीज को कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन इन लोगों ने तेलों को अपने यहाँ डंप करना शुरू कर दिया था। बाद में चल के वहाँ पर जब जागरूकता आई तो वहाँ पे विद्रोह हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर जा कर के अमेरिका और बाकी जो देश है वो थोड़ा पीछे हटे, लेकिन अभी भी उनकी जो कंपनियां हैं ज़्यादातर तेल निकालने का काम वही करती रहती हैं। और हालांकि अब तो सभी देश जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, उनके यहाँ प्रौद्योगिकी हो चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिका जैसे देशों का दबदबा आप देखेंगे सभी देशों के ऊपर रहता है, चाहे वो इंडिया हो या कोई और देश। चाइना ही एकमात्र देश है जो किसी को नहीं सुनता, या एक आप जानते हैं जो उत्तरी कोरिया। ऐसे दो देश है जो किसी की नहीं सुनते, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नहीं सुनते। मतलब इसके अलावा जितने भी देश हैं, चाहे वो विकासशील हो या अनविकसित हो, उन सब के ऊपर अमेरिका और ऐसे देशों का क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में दबदबा रहता है या एक दबाव रहता है हर क्षेत्र में। तो ये जो लालच था उनका, आप जानते हैं पहले यही लोग ज़्यादा डेवलप हुए और इन लोगों ने अपनी लालच की पूर्ति के लिए सभी देशों का दोहन किया, सबको अपना उपनिवेश बनाया। जहाँ पर पेट्रोलियम थे वहाँ से पेट्रोलियम, जहाँ पर खाद्यान्ने थी वहाँ से खाद्यान्ने, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध था वहाँ से कच्चा माल, जैसे कि हमारा जो देश था यहाँ से उनको कच्चा माल, मसाले और जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी उपलब्ध होती थी। तो इन्होंने खूब उसको लूटा या उपयोग किया, तो ये लालच था। तो वही गांधी जी का कहना है कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का क्षमता रखता है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने की क्षमता उसके पास नहीं है। ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। और गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर के भारत में बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं वो सामने आए और उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया था। ऐसा नहीं है गांधी जी जब इतनी अच्छी बातें कर रहे थे तो हमारे देश में सभी लोग अच्छे ही हो गए थे। हमारे यहाँ भी पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जब विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किए, उद्योग धंधे लगने लगे, नए नए जो बांध डैम्स बनने लगे, तो इसमें क्या हुआ, पर्यावरण को क्षति पहुँचता है। तो जो पेड़ों की कटाई मतलब बड़े पैमाने पे शुरू हुआ, तो इसी से संबंधित एक आपका आंदोलन है चिपको आंदोलन। ये कहाँ की घटना है, उत्तराखंड में जो है बड़े पैमाने पे जब पेड़ की कटाई शुरू हो गई तो वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और यहाँ पे एक फेमस हुआ आंदोलन चिपको आंदोलन। लोग जो है पेड़ों से जाकर के चिपक गए और उन्होंने कहा कि पेड़ को नहीं काटने देंगे, चाहे हमें जान भी देनी पड़े। तो इससे संबंधित कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। और कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा जो है आपका नर्मदा
और दूसरा जो है वो क्या है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कैसा आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नदी को बचाने के लिए, नदी जल संरक्षण। क्या ये नदी को बचाने के लिए था? नर्मदा नदी के जो गाँव के बगल में था जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, हाँ, इस पर बहुत ऊंचा बांध बनाया जा रहा था। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो इससे एक तो जो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप पानी को रोक देते हैं तो उसमें जो जलीय जीव है, जो पौधे हैं, उनके लिए नुकसान है। दूसरा, इतना ऊंचा बांध बनाने के लिए आसपास की मिट्टी और आसपास के पेड़ों को काटा जाता है, आसपास के जो गांव होते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है, वहाँ की जो जनजातियाँ थी उनको विस्थापित किया जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के था। एक तो नदी का पारितंत्र डिस्टर्ब होता है, दूसरा आसपास का जो पारितंत्र है वो डिस्टर्ब होता है, तीसरा जो जनजातियाँ उन क्षेत्रों में निवास करती हैं उनको वहाँ से विस्थापित किया जाता है। कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि लोगों को यहाँ से विस्थापित करके कहीं और पे जो है दे दिया गया जगह, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जहाँ आदमी सदियों से रह रहा है, उसके खेत, उसके घर, उसके सारी चीज़ें हैं, उसको वहाँ से हटा के आप कहीं और कहने मतलब जाने को बोल दीजिए और उसे पैसा दे दीजिए, तो क्या ये आसान है कि सदियों से आदमी जहाँ पे अपना एक रहा है, उसका कुटुंब है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको कहीं और जा करके व्यवस्थित करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था कि जो है कि जनजातियाँ हैं इनके साथ गलत हो रहा है। मोस्टली क्या जनजातियाँ हमारे समाज से अलग रहती हैं, इनके बारे में मोस्टली हम नहीं सोचते हैं, लेकिन जब भी कोई भी काम ऐसा होता है जो जंगली इलाके में होता है, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो या दूसरे खनिज जैसे लोहा, सोना, तांबा या बाक्साइट हो गया या अभ्रक हो गया, कुछ भी जो भी खदानें हैं, ये मोस्टली कहाँ है? आपके पठारी इलाके में है या जंगल वाला इलाका है। तो ये जो खदानें होती हैं, आपको पता है, ये आवंटित कर दी जाती हैं प्राइवेट कंपनियों को, मोस्टली ये दिया जाता है। और वो भी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए कि हाँ हम यहाँ से आपको इतने पैसे देंगे, बदले में यहाँ की खदान आप हमें दे दीजिए, तो ऐसे बोली लगा करके आवंटित कर दिया जाता है। और मोस्टली क्या करती है? गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जो संसाधन उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है, तो किसी न किसी प्राइवेट कंपनी को आवंटित करती थी। और मोस्टली पहले प्राइवेट कंपनियाँ ही ज़्यादा वर्क करती थी, इन्हें चुने ही सार्वजनिक कंपनियाँ थी। और कभी कभी तो ये ज़्यादातर विदेशी कंपनियों को आवंटित किए जाते थे, क्योंकि वो अच्छा पैसा देते थे और दूसरा उनके पास प्रौद्योगिकी थी, हमारे पास प्रौद्योगिकी भी नहीं थी और उतना संसाधन या पैसा भी नहीं था कि हम उन सारी चीज़ों को ज़मीन से निकाल के यूज कर सकें। तो आपने देखा होगा कि कोयला घोटाला और बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं ना, जिसमें पता चलता है विदेशी कंपनियों को बहुत जो है कम पैसे में पूरा का पूरा आवंटित कर दिया गया और उन लोगों ने उसको बहुत एक तरीके से कि उसका दुरुपयोग किया। जितना आवंटित किया गया उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों ने वहाँ से कोयला या दूसरी चीज़ें निकाली, और जिसको रोका नहीं गया या उस पर जांच नहीं हुआ तो आरोप लगा सरकार के ऊपर कि इन्होंने अवैध पैसे खाए और जनता को कम दिखाया, तो उसी को घोटाले के रूप में लाया जाता है। तो उस समय जो विदेशी कंपनियां थी वो क्या करती थी? वहाँ से जनजातियों को जबरन वहाँ से क्या करते थे? भगा देते थे मारपीट करके, और सरकार को दिखाते थे कि हमने उनको जो है अच्छा खासा पैसे दिए हैं या उनके लिए व्यवस्था कर दी है, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो उसी के लिए एक एक्ट आया था, पीसा एक्ट। कभी देखिएगा पीसा एक्ट क्या है, आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीसा एक्ट। उसमें दिखाया गया है कि जो पहले आवंटित किया जाता था जो खदानों को, दूसरी चाहे प्राइवेट कंपनियों को या विदेशी कंपनियों को, तो उनके द्वारा जो जनजातियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, फिर उसके खिलाफ कैसे लोगों ने आवाज़ उठाया और सरकार कितनी देर बाद जागी और उस दरमियान उनके साथ कितना गलत हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। एक मीसा एक्ट है जो आप जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी उस समय का है। एक पीसा एक्ट है, पीसा एक्ट को देखिएगा। तो बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण की, और उसमें चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन से हमारे देश के नेता संबंधित हैं? मेधा पाटेकर है और बाबा आमटे भी है, इससे संबंधित है। इन्होंने ही वहाँ की पारिस्थितिकी और इन सारी चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाया था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, इन्होंने जल संरक्षण को लेकर के आवाज़ उठाया। ये हमारे देश के रियल हीरोज हैं, यानी कि वे लोग जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में वर्क किया है और बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने सरकार के खिलाफ, उन्होंने ऐसे संगठनों के खिलाफ आवाज़ उठाया जिनके द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इसीलिए इन्हें भारत का वाटर मैन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत का वाटर मैन किसे कहा
जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह है ना? हाँ, राजेंद्र सिंह है, इन्हीं को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको ध्यान देइए। साथ ही इन्हें जो है स्टॉक होम वाटर प्राइज भी दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। इसको नोबल प्राइज कहा जाता है वाटर के क्षेत्र में, स्टॉक होम वाटर प्राइज इनको दिया गया था। इसको वाटर के क्षेत्र में नोबल कहा जाता है, या नोबल जो है वाटर का नोबल प्राइज भी मिला है किसे, राजेंद्र सिंह को मिला है। इनको कई नोबल पुरस्कार जो इस तरह के हैं वो मिले हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी का नाम तो आप जानते ही हैं, इंदिरा गांधी के समय में ही भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कब आया था? 1972 में ही, जब विश्व में इस तरह का पहला सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन की हमें पर्यावरण के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। उस समय हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। एक ऐतिहासिक महिला और एक जो है आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में वर्क किया और उनके समय में भारत में आया वन्य जीव अधिनियम या पर्यावरण वन्य जीव अधिनियम कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनके लिए भी संरक्षण होना चाहिए, उन्हें भी संरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो वर्क हो रहा है उसे रोकना चाहिए, या उनके लिए जो है जैसे आप जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता है, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब होनी चाहिए जिससे उनको संरक्षण दिया जा सके। जो पालक हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको संरक्षण मिले। इस क्षेत्र में वर्क करने का जो काम किया है वो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ था और इन्हीं के समय में बहुत तेजी से जो इस तरह के क्षेत्र हैं इनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज हैं उनको संरक्षित कर दिया गया वहाँ के जीव जंतुओं के लिए और रोक लगा दिया गया कि अब वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो, वहाँ पर कोई शिकार नहीं करेगा, कोई कृषि नहीं करेगा, फालतू का आवाजाही नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जीव जंतु हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह का वर्क करने का जो काम किया है वो इंदिरा गांधी जी ने किया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, इनमें से कौन सा वो इलाका है जहाँ पर इंसानों की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाया गया है? तो जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें पूरी तरह से रोक लगाया गया है कि आप उसमें बाहरी लोग कोई गतिविधि नहीं कर सकते। वहाँ की जनजातियाँ रह सकती हैं जो नेचुरल जीवन जीती हैं, जो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करती, वो रह सकती है, लेकिन बाहरी लोग वहाँ पर कोई ऐसा वर्क नहीं करेंगे जिससे कि डिस्टर्बेंस हो। ऐसे एग्जाम में ऐसे भी आता है कि आपके वर्तमान में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्तमान में आपके देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब जानते हैं क्या होता है? जीन जैसे जो प्रजातियों की जीन को उनके निश्चित स्थान से उठा करके और डेवलप करने वो तो आप बता रहे हैं स्थानीय संरक्षण और दूसरी जगह पे बाह्य स्थानीय संरक्षण, वो दूसरी चीज है। हाँ बिल्कुल, एक क्षेत्र विशेष को ही जो है रिजर्व के रूप में कर दिया। जैसे आपका क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसके आसपास की पूरा जो इलाका है वही क्या है, रिजर्व कर दिया गया है वहाँ के जीव जंतुओं के लिए और वहाँ की जनजातियों के लिए, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ऐसे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि वो बहुत बड़ा इलाका होगा, उसमें झील होंगे, उसमें नदी भी हो सकते हैं, उसमें जो है पहाड़ भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा इलाका हो जाता है और वो पूरा का पूरा इलाका ही संरक्षित रहता है जिसमें प्राकृतिक झील तालाब कुछ होगा जिसमें जो अपना पानी वगैरह पीते होंगे, वो बहुत बड़ा इलाका या सबसे बड़े इलाके वाला जो आपका संरक्षित एरिया है ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। और वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके भारत में है और उनमें से लगभग 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो आपकी इंदिरा गांधी है, इनके समय में जो है 65 ऐसे संरक्षित क्षेत्र थे जब ये इन्होंने वर्क करना शुरू किया और जब इन्होंने शुरू किया तो 298 तक पहुंचाया इन्होंने। 65 जो रिजर्व क्षेत्र थे उसको इन्होंने 298 तक पहुंचाया था कि वहाँ पर जो वन्य जीव है, जो ऐसी चीज़ें हैं उनको संरक्षण दिया जाए। तो जो मैंने एक बार मूवी का आपको जिक्र किया था उसमें यही दिखाया गया था कि जो इंदिरा गांधी हैं उनके द्वारा इस तरह का काम किया गया। तो जो जीव थे जो अपने आवास के लिए जो है न्याय मांगने गए थे दिल्ली, उन्हें न्याय
गया था। तो उसमें दिखाया गया राजीव गांधी वन्य जीव उद्यान करके दिखाया गया था। तो ये सब उनके टाइम में इस क्षेत्र में बड़ा काम किया गया था, शुरुआत भी हुआ और काम भी हुआ, इसलिए इनको याद किया जाता है। इसके अलावा है आपके जो है GD अग्रवाल, ये भी वैज्ञानिक है और साथ ही ये सिविल इंजीनियर भी है, इसीलिए इन्हें पर्यावरण का इंजीनियर कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पर्यावरण इंजीनियर कौन है, तो ये है GD अग्रवाल। इन्हें पर्यावरण इंजीनियर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पर्यावरण इंजीनियर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके हैं GD अग्रवाल। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था, इसीलिए इन्हें पर्यावरण इंजीनियर का नाम दिया गया। इसके अलावा एक और है सलीम अली। सलीम अली पक्षी, एक पक्षी वैज्ञानिक है। इन्होंने पक्षियों के संरक्षण को लेकर के बहुत ही बढ़िया वर्क किया था और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ, मतलब कि पक्षियों के जो पक्षियों से संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन है, आपके सलीम अली। इसलिए इसको ध्यान देंगे। जो सलीम है इन्हें भारत का वर्ल्ड मैन कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के प्रयास से, इनके व्यक्तिगत प्रयास से जो केवलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये बनाया गया था, इनका व्यक्तिगत प्रयास है, क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देसी विदेशी पक्षियों की प्रजाति मिलती है और पक्षियों के लिए इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है प्रयास किया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, उसे संरक्षण दिया गया कि यहाँ पर आने वाली प्रजातियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये किसके व्यक्तिगत प्रयास से है, सलीम अली के व्यक्तिगत प्रयास से हुआ था। ये चीज़ ध्यान देंगे, इनका बहुत ही बढ़िया काम है। साथ ही इन्होंने जो साइलेंट वैली है, एक दिन क्वेश्चन हुआ था कि उसे साइलेंट वैली क्यों कहा जाता है, केरल में है आपकी साइलेंट वैली या शांत घाटी। यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। इंडिया में पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है ये केरल के साइलेंट वैली या शांत घाटी में पाया जाता है। और यहाँ पर भी मानव का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया कि वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वहाँ की जैव विविधता समाप्त नहीं होना चाहिए। और इन्होंने सरकार से गुहार लगाई, इसका कड़ा विरोध किया और इन्हीं के सफल प्रयासों से साइलेंट वैली को भी संरक्षित कर दिया गया कि वहाँ पर कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगा। सोचिए, ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत प्रयासों से जो है जैव विविधता को, पक्षियों को और ऐसी चीज़ों को बचाते हैं। ऐसे लोगों को मानना चाहिए कि ये रियल लाइफ हीरोज हैं जो रियल में सोचते हैं वन्य जीवों के बारे में और पर्यावरण के बारे में। नेक्स्ट है आपकी वंदना शिवा। वंदना शिवा ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, ये भी उत्तराखंड के जो चिपको आंदोलन है उसी से संबंधित है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि चिपको आंदोलन से इनमें से कौन कौन संबंधित है, तो यहाँ से जो कम से कम 3 नाम आपको पता ही चल गया। ये तीनों पता होना चाहिए कि कौन कौन है। एक तो आपके हैं जो है सुंदर बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और तीसरी आपकी वंदना शिवा। ये तीनों नाम आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये तीनों लोग चिपको आंदोलन से संबंधित है। और जो वंदना शिवा है इन्होंने नवधान्य नामक एक संगठन भी बनाया था। पर्यावरण को जो पर्यावरण का संरक्षण है इसको लेकर के इन्होंने इस संगठन के माध्यम से सरकार से या लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। नवधान्य नामक जो इन्होंने संगठन बनाया है ये गैर सरकारी संगठन है, यानी कि ये सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, ये व्यक्तिगत हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम नवधान्य है। हो सकता है आपको नवधान्य भी कहीं मिल जाए तो उससे कंफ्यूज मत रहिएगा। ये इन्हीं के जो है गैर सरकारी संगठन है जो इन्हीं के प्रयास से या इन्होंने ही बनाया है पर्यावरण के क्षेत्र में लेकर के। और इनको ग्लोबल 500 अवार्ड भी मिला है। ग्लोबल 500 ये किससे संबंधित है, हाँ ग्लोबल 500। एग्जाम में आता है कि ग्लोबल 500 किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है और इन्हें ये मिला था। नेक्स्ट है आपके प्रोफेसर माधव गाडगिल। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है माधव गाडगिल से। ये जो है इन्होंने भी बहुत सारा वर्क किया है जो वन्य जीव संरक्षण है इसके क्षेत्र में भी, पारिस्थितिकी तंत्र के जो डिस्टर्बेंस है उसको रोकने के क्षेत्र में भी। आप देखिए कि पश्चिमी घाट का जो पारिस्थितिकी तंत्र है
उसको मतलब जो है एक समिति बनाई गई कि वहाँ पे क्या काम होना चाहिए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि पश्चिमी घाट आपका क्या है, एक हॉट स्पॉट है ना, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ की जैव विविधता को खतरा है। तो क्या खतरा है, उस खतरे को कैसे दूर किया जा सकता है, पश्चिमी घाट की जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी कि आप लोग जाएं, अध्ययन करें और हमें बताएं कि हम उसके लिए क्या वर्क करें, कैसे संरक्षण करें। तो उसके जो चेयरमैन थे या जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो इन्हीं को बनाया गया था, जिनका नाम है प्रोफेसर माधव गाडगिल। एग्जाम में आया है कि पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर के जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखेंगे, गाडगिल महोदय ही इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है समिति ने वर्क किया पश्चिमी घाट पे और उसका रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। इनको जो है प्रतिष्ठित टाइलर अवार्ड भी मिला है, याद रखेंगे 2015 में ही टाइलर पुरस्कार भी मिला है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, टाइलर अवार्ड से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपके प्रमोद पाटिल। प्रमोद पाटिल जो है ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं और इन्हें जो है व्हिटली अवार्ड मिला था, व्हिटली अवार्ड, ये हाँ में हुआ बना हुआ है, व्हिटली अवार्ड मिला था। और ये जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। कभी एग्जाम में आ जाए कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से कौन जाना जाता है, व्हिटली अवार्ड को भी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ऑस्कर किस क्षेत्र में मिलता है, फिल्मों के क्षेत्र में ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ मूवीज होते हैं, जो सबसे पसंदीदा हीरोज होते हैं या अभिनेत्री होती है, जो निर्देशक होते हैं, उनको क्या मिलता है, ऑस्कर पुरस्कार। क्या आज तक किसी इंडियन मूवी को ऑस्कर मिला है, तो ये क्या है, ग्रीन ऑस्कर है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो आपका व्हिटली अवार्ड है ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है और ये किसे मिला है, प्रमोद पाटिल को, जो कि इंडियन से, ठीक है। नेक्स्ट है माइक पांडे, ये भी है जो है ये बहुत ही अच्छे फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी मूवी बनाई और उस मूवी में इन्होंने ज़्यादातर जो बनाई है मूवी वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के इन्होंने मूवीज बनाई और सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया कि आपको सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे पर्यावरण और वन्य जीवों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इन्होंने बहुत सारी मूवी निकाली और सारी मूवीज इनकी ज़्यादातर जो थी वो इसी पर बेस्ड थी कि पर्यावरण और जो वन्य जीव है इनको संरक्षण दिया जाना चाहिए और सरकार के ऊपर जो है इसका दबाव भी पड़ा और इनको बहुत सारे जो पुरस्कार हैं उससे सम्मानित भी किया गया था। तो ये है आपके माइक जो है पांडे, माइक पांडे जी हैं। इन्होंने व्हेल पर भी एक मूवी बनाई है, सोर्स ऑफ साइलेंस, सोर्स ऑफ साइलेंस, ये व्हेल के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है, सोर्स ऑफ साइलेंस। और इन्हों कहा मतलब इन्हें कहा जाता है हीरो ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीरो ऑफ इन्वायरमेंट किसे कहा जाता है या पर्यावरण का हीरो किसे कहा जाता है, तो ये आपके माइक पांडे हैं, ठीक है। ये निर्देशक हैं, ये मूवी बनाते हैं और इन्होंने जो भी मूवीज बनाई है वो पर्यावरण से संबंधित है और इसी क्षेत्र में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और इन्होंने जो है सोर्स ऑफ साइलेंस मूवी बनाई है और ये व्हेल के ऊपर है, ये जो व्हेल है उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, ये हीरो ऑफ इन्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और नाम है सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो आमिर खान है माना जाता है, जो सोनम वांगचुक है इन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी है, यानी कि जो इसमें आमिर खान है उन्होंने जो रोल किया है वो रोल जो सोनम वांगचुक है इन्हीं के ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि ये रियल जो है स्टोरी है, आमिर खान ने प्ले की है। ये आपने देखा होगा लास्ट में लद्दाख में चले जाते हैं और वहाँ पर आविष्कार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो जो सोनम वांगचुक है ये कहाँ के हैं, लद्दाख के ही।
और इन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य किया है। तो ये याद रखिएगा कि जो उसमें रोल प्ले किया गया आमिर खान के द्वारा वो सोनम वांगचुक जो है इन्हीं के ऊपर किया गया है और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। ये इंडियन है और इनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में। और मूवी भी आपकी इसी के आसपास की है ना, जो आपका 3 इडियट मूवी है इसी के आसपास की है। और उसी समय इनको 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और उसी समय से चर्चा में आए हैं और इन्हीं के ऊपर जो या कहिए उसमें जो रोल है आमिर खान का वो इन्हीं के ऊपर है। नेक्स्ट है आपके जो बाबा आमटे हैं, इन्हें भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने भी लगभग जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो वन्यजीव से हो या पर्यावरण से संबंधित हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने वर्क किया है और इन्हें पद्मश्री और इसके अलावा जो पद्म विभूषण होता है इस तरह के भी जो है अवार्ड मिले हैं। और इन्होंने पर्यावरण ही नहीं बल्कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जो इस तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसके घरों में होती है, तो लोगों को लोग क्या करते हैं, उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं या उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुष्ठ रोगियों को लोग मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते क्योंकि ये क्या इसका इलाज नहीं हो पाता था। तो ऐसे रोगियों के लिए भी इन्होंने काम किया है। ऐसे रोगियों को संरक्षण देना, उनके इलाज करना, उनका देखभाल करना, ये सारा जो है इस क्षेत्र में भी काम किसने किया है, बाबा आमटे ने किया है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। ये पर्यावरण के साथ साथ ऐसे रोगियों का इलाज और संरक्षण भी करते थे जो कुष्ठ रोग या इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते थे। इसके अलावा जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का वृक्ष मैन कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, इनका जो नाम है वृक्ष मैन उपनाम इन्हें दिया गया है। तो ये नाम याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जो कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें एक है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा जो है पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई। तो ये वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जो भी व्यक्ति या संस्था वन्यजीवों के संरक्षण के क्षेत्र में अगर काम करती है या करता है तो उसे क्या मिलेगा, अमृता देवी जो है बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये शुरू हुआ है 1987 से, यानी कि जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है 1987 से देना शुरू हुआ है और तब से ये दिया जाता है, व्यक्तियों को भी और संगठनों को भी दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 1987 से शुरू किया गया है। साथ ही आपका जो ग्लोबल 500 है ये UNEP के द्वारा दिया जाता है, इन्वायरमेंटल आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, हाँ, इनके द्वारा दिया जाता है आपका 500 जो ग्लोबल 500 है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये कौन देता है, UNEP के द्वारा ये दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। साथ ही स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। ये याद रखेंगे, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी मीन्स जान रहे हैं, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रौद्योगिकी, ऐसे मशीनरी, ऐसे टेक्निक का विकास करना जिससे आपके जो एनवायरनमेंट है उसको जो नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। जैसे आप कोई ऐसा आविष्कार कर दीजिए कि जो आपका वाटर है वो फिल्टर मतलब जो होता है उसमें ज़्यादा लागत ना आए, या एयर फिल्टर होता है, या ऐसी प्रौद्योगिकी की जिसमें कोयले और डीजल की जरूरत ना पड़े, जैसे कि आपका सोलर, इस तरह की चीज़ें। हाँ बिल्कुल, जैसे नए नए आविष्कार लोग करते रहते हैं ना, तो वो आविष्कार जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, पर्यावरण के लिए हितैषी हो, उसको नुकसान न पहुँचाए, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी होता है, ऐसे प्रौद्योगिकी जो डेवलप करते हैं उनको दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा वन्यजीवों के संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में, उपरोक्त सभी में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में। ठीक है, सीधा आपको बताया, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, बताइएगा, प्रत्येक वर्ष
दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है क्या? हर वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है और ये किस आधार पर दिया जाता है या किनको दिया जाता है? तो पहला है वनारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, दूसरा है बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए, तीसरा है वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए, और चौथा है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए। तीसरा मतलब कि वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के अनुकरणीय कार्य के लिए। संरक्षण के लिए है सबका यही है। पहला है वनारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, दूसरा है बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, तीसरा है वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए, या चौथा है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ऐसे ही गलतियां होती हैं, वो पर्यावरण के क्षेत्र में है और राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे और एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, दूसरा है मेनका गांधी ने जीवों को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया, तीसरा है राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाएगा। पहला तीसरा सही है और एक पॉइंट आप लोगों को नहीं बताया गया तो आपने उसको गलत कर दिया। नहीं, तीन ही है, तीनों सही है। तीनों सही है। आपकी जो मेनका गांधी है इन्होंने जीवों को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया था, ये याद रखिएगा, पीपल फॉर एनिमल। तो ये किसका संगठन है? मेनका गांधी जी का है, इन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया है, मेनका गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व आनंद कुमार द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मानव और हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि मानव और हाथियों के बीच जो टकराव है इसको कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। खास करके केरल में इस क्षेत्र में पेरियार के क्षेत्र में हाथियों को संरक्षित किया जा रहा है और यहाँ पर हाथियों को मानव से दूर रखने के लिए या मानव को हाथियों से दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो हाथी है अक्सर ट्रेन की पटरियों वगैरह पे आ करके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ जो ट्रेन की पटरियाँ उसके आसपास मधुमक्खियों के जैसे आवाज़ निकालने वाले साउंड किए जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों की आवाज़ से हाथी दूर भागते हैं, तो हाथी वहाँ उसके पास नहीं जाते। तो क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन दिया गया कि अन्नामलाई, ये कहाँ पे है? केरल में। अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व आनंद कुमार द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मानव और हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। दूसरा, माइक पांडे ने व्हेल पर सोर्स ऑफ साइलेंस नामक फिल्म का निर्माण किया है। ये आपके पास दो ऑप्शन हो गए। तीसरा है 2009 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा माइक पांडे को हीरो ऑफ इन्वायरमेंट घोषित किया गया था। तीनों आपके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, करेक्ट है। माइक पांडे को हीरो ऑफ इन्वायरमेंट बोला गया है, किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन बहुत फेमस पत्रिका है ना, ये लगभग हर साल जो होता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है या इस तरह की चीज़ें प्रकाशित करते हैं। तो आप मोदी जी भी कभी हुए हैं सबसे पावरफुल व्यक्ति? आपके लिए गौरव की बात है कि आपके इंडिया का भी कोई पर्सन इसमें नंबर 1 आया है। नेक्स्ट है आपका बाबा आमटे के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है बाबा आमटे भारत के प्रमुख समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता थे।
क्या वो समाज सेवी और पर्यावरण कार्यकर्ता थे? दूसरा, इन्होंने समाज के परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों एवं समुदायों की स्थापना की। तीसरा, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तीनों सही हो जाएंगे ना, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लोगों की सेवा करता है उसी को तो समाज सेवी कहा जाता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र से तो संबंधित है, समाज सेवी भी है। साथ ही जितने परित्यक्त लोग होते हैं, यानी कि सिर्फ कुष्ठ रोगी ही नहीं, वे लोग जिनको समाज के द्वारा निकाल दिया जाता है, चाहे वो किसी रोग की वजह से या किसी भी वजह से, उन सबको ये संरक्षण देने का काम करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है बाबा आमटे के बारे में। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। यूपीएससी मेंस 2006 में क्वेश्चन आया है कि किस क्षेत्र में अगर श्रेष्ठतर योगदान आप कर रहे हैं तो आपको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहला है वनारोपण एवं पृथ्वी भूमि के संरक्षण के लिए। दूसरा है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। इसके अलावा था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए और पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन के लिए। तो आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं? कौन से मित्र हैं? हाँ, इनका नाम आप लोगों को पता है। ये कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है या चंडी प्रसाद भट्ट है? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा को ही पूरे विश्व में वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है। हाँ, देखिए, जो जिस क्षेत्र में शुरुआत करता है और ज़्यादा वृद्धि करता है उसको उसी से संबंधित कोई उपनाम दे दिया जाता है, तो इनके उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500। ये क्वेश्चन आया है यूपी लोअर में 2002 में, यूपीएससी में भी आया है और यूपीएससी मेंस में भी आया है। तो दिया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। दूसरा है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए। तीसरा है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए और चौथा है पर्यावरण। ये पर्यावरण के क्षेत्र में है। तो कुछ जो पुरस्कार हैं उनके नाम जरूर याद रखें कि जैसे ग्लोबल 500 है या जो आपका हाँ मिटले है, इस तरह के जो पुरस्कार हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह के कभी कभी पुरस्कार दिया जाते हैं, जैसे कलिंग पुरस्कार है, ये आता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। वहाँ पे दे देता है कि खेल, चिकित्सा, विज्ञान, इस तरह से 4 ऑप्शन रहते हैं। तो कलिंग को भी बहुत ज़्यादा पूछता है, वो भी आप लोग क्लियर रखें। कल हम पढ़ेंगे जैव विविधता, बहुत ही इंपॉर्टेंट का होगा चैप्टर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अगर अब तक के पढ़े हुए टॉपिक में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा हम कल फिर नए चैप्टर